सर्व सुगमता द्वितीय संस्करण खंड 3 अवरोध मुक्त वातावरण के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण मैनुअल। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 33 खंड 3 अध्याय 1 विकलांगता के बारे में जागरूकता। विविध प्रकार की विकलांगताओं से पीड़ित समूहों के लिए सुगमता संबंधी आवश्यकताएं। पूरी तरह सुगम वातावरण उत्पन्न करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विविध प्रकार की विकलांगताओं से पीड़ितों की सुगमता संबंधी आवश्यकताओं को समझा जाए। इस उद्देश्य से निर्माण की जाने वाली इमारतों के बारे में समझना आवश्यक है। आमतौर पर 4 प्रकार की विकलांगता से पीड़ित लोगों के समूह होते हैं। 1 अस्थि विकलांग, एम्बुलेंट तथा नॉन एम्बुलेंट अर्थात व्हीलचेयर उपभोक्ता। 2 ज्ञानेंद्रिय संबंधी, दृष्टि और श्रवण विकलांग। 3 पहचान संबंधी, मानसिक विकास संबंधी, सीखने संबंधी। 4 बहुविकलांगता, उपरोक्त में से किन्हीं या सभी का संगम। पृष्ठ 34 1 अस्थि विकलांग। अस्थि विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति वे हैं जिनमें गतिशीलता संबंधी विकलांगता होती है। इससे उनके चलने फिरने में बाधा आती है। इसका अर्थ है रीढ़ की हड्डी में विकृति, पैरों में विकृति या दोनों में विकृति। अस्थि विकलांगता से पीड़ितों में पैरों तथा रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपरी अंगों जैसे हाथों में भी विकृति हो सकती है। अस्थि विकलांगता से पीड़ित लोगों को 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ये है 1 एम्बुलेंट विकलांग व्यक्ति वे हैं जो सहायता लेकर या सहायता के बिना चल सकते हैं। वे सहायक उपकरणों जैसे बैसाखी, छड़ी, ब्रेस, वॉकिंग फ्रेम की सहायता लेकर या उनके बिना चल सकते हैं। 2 वे लोग जो व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं तथा बिना किसी की सहायता के या सहायता लेकर चल सकते हैं। मोटर युक्त वाहन में भी वे बिना सहायता के चल सकते हैं, अन्यथा वे गतिशीलता के लिए व्हीलचेयर पर निर्भर करते हैं। वे या तो अपनी व्हीलचेयर स्वयं खींच लेते हैं या वे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेते हैं। हालांकि वे चलने में असमर्थ होते हैं, पर इनमें से अधिकांश स्वयं व्हीलचेयर पर आ जाते हैं और व्हीलचेयर से वापस कुर्सी या बिस्तर पर आ जाते हैं। निर्मित परिवेश में स्तरों पर सुगमता, रैंप, लिफ्ट या एलिवेटर, हैंड रेल तथा पकड़ने के लिए बार, बड़े आकार के टॉयलेट वाले कक्ष, स्पष्ट संकेत, पर्याप्त रूप से चौड़े पथ, दरवाजे, प्रवेश द्वार, लॉबी तथा कॉरिडोर की आवश्यकता होती है। इन विशेषताओं की उपस्थिति व्हीलचेयर उपभोक्ता की इमारतों तथा बाहरी परिवेश में प्रवेश सुनिश्चित करता है। 2 इंद्रियां।
इंद्रियों संबंधी विकलांगता से ग्रस्त वे व्यक्ति होते हैं जो दृष्टि बाधिता या श्रवण बाधिता के परिणाम स्वरूप निर्मित इमारत आदि के प्रयोग में बाधा का अनुभव करते हैं। इन्हें 2 उपवर्गों में बांटा जाता है। 1. दृष्टि बाधित या नेत्रहीन व्यक्ति अपनी श्रवण क्षमता, स्पर्श क्षमता तथा ग्रहण क्षमता पर निर्भर करते हैं। निर्मित इमारत में ऐसे पहलू जोड़े जाने चाहिए जो ध्वनि, स्पर्श अनुभूति तथा गंध अनुभूति उत्पन्न करते हो, ताकि इन लोगों को स्थान समझने में सहायता मिले। कुछ लोग बाधित दृष्टि के बावजूद आंशिक रूप से देख लेते हैं। इन लोगों को दृष्टि संबंधी सूचनाओं से लाभ हो जाता है। पृष्ठ 35। 2. श्रवण बाधित लोग मुख्यतः अपनी दृष्टि, स्पर्श की सहायता से सूचना पाते हैं तथा संकेतों, रंगों, स्पर्श अनुभूति की सहायता से समझते हैं। इससे उन्हें अपने आसपास को समझने में सहायता होती है। पर कुछ लोग आंशिक बधिर होते हैं तथा उन्हें स्पष्ट श्रवण योग्य ध्वनि से सहायता मिलती है। 3. पहचान संबंधी विकलांगता के शिकार वे हैं जो मानसिक रोग या सीखने संबंधी विकलांगता या विकास संबंधी कमी से पीड़ित होते हैं। उनके लिए समझने में आसान भवन का नक्शा महत्वपूर्ण होता है। उनके आसपास काम करने में सहायता देने में निर्मित इमारत में सुरागों का संगम होना चाहिए, जिसमें देखने योग्य, स्पर्श योग्य तथा सुनने योग्य सूचनाएं हों, जैसे चिन्ह, रंग, स्पर्श योग्य अनुभूति। सूचनाओं यानी श्रवण योग्य तथा दृश्य योग्य का मानकीकरण तथा अंदर की सरल डिजाइन कम भ्रम उत्पन्न करने वाली होती है। 4. बहुल विकलांगता वाले लोग वे होते हैं जो अस्थि विकलांगता, इंद्रिय संबंधी विकलांगता तथा पहचान संबंधी विकलांगता के संगम से पीड़ित होते हैं। अतः निर्मित इमारत में दृश्य, स्पर्श संबंधी तथा ओल्फैक्टरी सुराग होने चाहिए, ताकि वे अपने आसपास के परिवेश को पहचानने में सहायता प्राप्त कर सकें। विविध प्रकार की विकलांगता से पीड़ितों के समूहों की विशिष्ट आवश्यकताएं। सुगमता संबंधी मानदंडों के नियोजन व कार्यान्वयन में ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपरोक्त वर्णित सभी प्रकार की विकलांगताओं से पीड़ितों को उपयुक्त सुगमता व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन परिस्थितियों की पहचान करना तथा समझना आवश्यक है जो विकलांगजनों व बड़ों के लिए बाधा बनती हैं। डिजाइन हेतु प्रस्ताव की पर्याप्तता तथा प्रदर्शन के मूल्यांकन में खाका स्थान की आवश्यकताओं, अवयवों के उपयोग तथा अवयवों के संबंधों की विधिवत समीक्षा आवश्यक है। गतिशीलता संबंधी बाधिता युक्त व्यक्ति। घूमने के संबंध में व्हीलचेयर की गतिविधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। एम्बुलेंट विकलांग की स्थिति संबंधी आवश्यकता तथा इंद्रिय या पहचान संबंधी विकलांगता के शिकार व्यक्तियों की स्थान संबंधी आवश्यकता ज्यादा नहीं हो सकती है। पृष्ठ 36। स्वतंत्र व्हीलचेयर उपभोक्ता को स्थान की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरी ओर किसी की सहायता से व्हीलचेयर उपयोग करने वाले को अधिक लंबाई या गहराई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कुल स्थान की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। इमारत आदि में स्वतंत्र व्हीलचेयर उपभोक्ता तथा सहायता प्राप्त व्हीलचेयर उपभोक्ता दोनों को पर्याप्त स्थान मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस मैनुअल में दी गई संस्तुतियां ज्यादातर मानदंडों, हाथ से ढकेले जाने वाली कुर्सियों, विद्युत या मोटर चालित व्हीलचेयरों, विद्युत या मोटर चालित बाहरी मॉडलों जो आमतौर पर 10 से 15% अधिक स्थान घेरती हैं, के लिए उपयुक्त है। पर भारत में इस प्रकार की व्हीलचेयर कम ही उपयोग होती हैं। दृष्टि बाधित व्यक्ति। ज्यादातर नेत्रहीन व्यक्तियों, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनमें थोड़ी बहुत शेष दृष्टि होती है, दृष्टि की भिन्नता होती है। पृष्ठ 37। निम्न संस्तुतियां उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह नेत्रहीन है या जिनकी अल्प दृष्टि होती है। 1. फुटपाथ में ड्रॉप्ड कर्व। फुटपाथ की कर्व तथा किनारों में दरार होती है ताकि अल्प दृष्टिवान व्यक्ति को उपयोगी सुराग मिल जाए। जहां पर दरार होती है उसे टैक्टाइल बना दिया जाता है। 2. सीढ़ियां व रैंप। हैंडरेल चमकीले रंग की होनी चाहिए ताकि यह अपने आसपास व पृष्ठभूमि से अलग ही रंग की दिखाई दे। इन्हें ऊपर से कम 300 मिलीमीटर तथा उतना ही नीचे तक होना चाहिए ताकि उन्हें खतरे से पहले ही समझने का अवसर मिल जाए। सीढ़ियों में चमकदार कंट्रास्ट होना चाहिए। यदि नॉन स्लिप नोजिंग हो तो बेहतर रहेगा। टैक्टाइल चेतावनी सतह भी फर्श पर, सीढ़ियों के ऊपर व नीचे होनी चाहिए। रैंप पर भी ऐसा ही होना चाहिए। 3. वॉकवेज।
चलने के लिए राह में दिखने वाले निशान तथा फर्श पर टैक्टाइल टाइलें होनी चाहिए। साथ में टैक्टाइल सुराग रास्ता पहचानने के लिए होने चाहिए। ये वांछनीय है कि पथ के किनारे तथा रास्ते स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। ये भी संभव है कि पौधों का उपयोग पगडंडी के किनारों को जताने के लिए किया जाए, पर पौधे के चयन व लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी न हो। पगडंडी की पैटर्न पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए ताकि लोगों को निर्धारित के अनुसार चलने या प्रवेश करने में सुविधा हो। पृष्ठ 38। 4. खतरे। बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजे व खिड़कियां बहुत खतरनाक होते हैं। एक हल ये है कि बाहर खुलने वाले दरवाजे पोर्च में खुलें। सड़क के फर्नीचर, पेड़ों, लैंप पोस्टों, फायर हाइड्रेंटों, कूड़ेदानों, फूलों के गमलों, बैठने के लिए बेंच आदि इस प्रकार स्थित किए जाएं कि वे सड़क पर पगडंडी के एक ओर हों। इनमें से कुछ को समूह में एक साथ रखा जाना चाहिए तथा सतह की टेक्सचर में परिवर्तन किया जाना चाहिए। साथ ही रंग के माध्यम से भी चेतावनी दी जानी चाहिए। स्पष्ट अलग अलग दिखने वाले रंगों से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सहायता मिलती है। विशेष रूप से सड़क पर संकेत या लैंप पोस्ट पर संकेत के मामले में ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आंख के स्तर पर कंट्रास्टिंग बैंड लैंप पोस्ट लगाए जाने चाहिए। ऊपर से लटकने वाले होर्डिंग या संकेत 2100 मिलीमीटर की ऊंचाई पर या उससे ऊपर ही होने चाहिए। निचले अवरोध जो अस्थायी सड़क के कार्य के पास रखे जाते हैं, खतरों से व्यक्ति को आगाह करने के लिए होते हैं। पृष्ठ 39। 5. टैक्टाइल यानी स्पर्श अनुभूति वाली चीजें। दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श की अनुभूति अति महत्वपूर्ण होती है। वस्तुओं जो दैनिक जीवन में अति महत्वपूर्ण होती हैं, उनके टेक्सचर तथा स्वरूप के कारण अलग से पहचानने योग्य बनाना चाहिए। सिक्कों व बैंक के नोट भी इस प्रकार डिजाइन किए जाने चाहिए कि वे आसानी से पहचाने जाएं। 6. संकेत। ये स्पष्ट अलग दिखने वाले रंगों के होने चाहिए। उभरे अक्षरों तथा संकेतों का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए संकेत पहचानने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। जहां भी संभव हो, व्यापक रूप से स्वीकृत संकेतों व रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सुरक्षा के लिए हरा, जोखिम के लिए पीला या अंबर तथा खतरे के लिए लाल। पूरी इमारत में संकेतों का स्पष्ट तंत्र प्रयोग किया जाना चाहिए। एक सी ऊंचाई पर एक से फॉर्मेट में दिशा के परिवर्तन पर संकेत होने चाहिए। जब दीवार पर रंगे हों तो संकेत आंख के स्तर पर होना चाहिए तथा लटके हुए संकेत जमीन से 2100 मिलीमीटर से 2400 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए। 7. पेड़ व झाड़ी। पौधे व झाड़ियां नुकीले व कंटीले नहीं होने चाहिए जिससे दृष्टिहीनों के कपड़े न उलझ जाएं। ऐसे पौधे लगाए जाने चाहिए जो बढ़ने के लिए फुटपाथ न घेर ले। फुटपाथ पर लटकने वाली निचली शाखाएं काटी जानी चाहिए। 8. दरवाजे। दरवाजों को आसपास की दीवारों से अलग दर्शाने के लिए रंग का उपयोग किया जाना चाहिए। दरवाजे पर दरवाजे के फ्रेम के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देना चाहिए और दरवाजे का हैंडल अलग से दिखाई देना चाहिए। इससे दृष्टिबाधित लोगों को भारी लाभ होता है। शीशे के दरवाजों में रंगों के बने बैंड या मोटिफ आंख के स्तर पर बने होने चाहिए। इससे आंशिक दृष्टि वाला व्यक्ति सीधे टकराने से बच जाएगा। पृष्ठ 40। 9. कॉरिडोर तथा चलने का मार्ग। सभी उपकरण व फिटिंग आदि जहां तक संभव हो नीचे लगाए जाने चाहिए। 10. लिफ्ट। उभरी हुई संख्याएं स्पर्श से अनुभूति हो जाने वाले सूचकों का प्रयोग दल दर्शाने के लिए किया जाना चाहिए। लिफ्ट कार की बटन भी उभरी संख्याओं द्वारा तथा नियंत्रण बटन ब्रेल द्वारा चिन्हित किए जाने चाहिए। वॉइस सिंथेसाइजर किसी भी लिफ्ट के लिए एक उपयोगी भाग है और यदि लिफ्ट 2 तल से अधिक के लिए है तो ये अनिवार्य भूमिका निभाती है। ये दृष्टिबाधित लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं देती है, यथा दरवाजा खुलने व बंद होने की, लिफ्ट के ऊपर नीचे व नीचे आने की, लिफ्ट खाली की तथा तल के स्तर की। दृष्टिबाधित लोगों के लिए संस्तुतियों का सारांश। क. निर्देशित पथ तथा चेतावनी पट्टी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इन्हें रेलवे स्टेशनों, बाजारों, बस अड्डों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाना चाहिए। पृष्ठ 41। ख. जाली वाले पर्दों के प्रयोग से खिड़कियों से आने वाली चमक को रोकना चाहिए। ग. भवन के अंदर व बाहर के बीच कंट्रास्ट को कम से कम किया जाना चाहिए। खिड़कियों की स्थिति इस प्रकार नहीं होनी चाहिए ताकि कॉरिडोर व चलने के मार्ग पर सिलहॉवेटिंग उत्पन्न हो जाए। यदि आवश्यक हो तो चमक कम करने के उपाय किए जाने चाहिए।
घ, तलों में अंतर को दर्शाने के लिए रंगों व टेक्सचर में अंतर होना चाहिए ताकि चेतावनी मिल जाए। साथ ही दरवाजे के हैंडल, लाइट के स्विचों तथा अन्य फिक्सचरों के लिए भी ऐसे ही उपाय किए जाने चाहिए। अंग, हरे व नीले रंगों में अंतर समझना कठिन होता है। उदाहरण के लिए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को हरा कालीन व नीली दीवार एक जैसी लग सकती है, इनसे बचना चाहिए। इस मामले में लाल रंग कम कठिनाई उत्पन्न करता है। च, दिशा संबंधी चेतावनी को दर्शाने के लिए पैटर्न का उपयोग करना चाहिए। दीवारों पर रंगों का बना बैंड अति उपयोगी सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए टाइलों में रंग परिवर्तन टाइलों वाले टॉयलेट क्षेत्र को व्यक्त करने में दृष्टिबाधित लोगों की सहायता करता है। पृष्ठ 42, श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए। 1. लिफ्ट। लिफ्टों में आपातकालीन कॉल बटन के साथ उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था का होना महत्वपूर्ण होता है। इससे लिफ्ट में फंसे व्यक्ति के लिए दृश्य व श्रवण दोनों प्रकार के संकेत उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही समस्या से निपटने वाले को भी संकेत मिल जाता है। 2. आग से बचाव। ये अच्छी तरह समझा जा सकता है कि श्रवण अक्षमता युक्त व्यक्ति धीमी गति से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, दूसरी ओर सामान्य व्यक्ति तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। 3. दृश्य संकेत। ये पूरी तरह स्पष्ट व शुद्ध होना चाहिए। यदि केवल फ्लैशिंग लाइट होगी तो वो भ्रम उत्पन्न करेगी। उदाहरण के तौर पर फ्लैशिंग लाल बत्ती के स्थान पर फ्लैशिंग फायर एग्जिट साइन बेहतर रहेगा। इससे व्यक्ति को संकेत आसानी से समझ में आ जाएगा। आमतौर पर सार्वजनिक इमारतों में एग्जिट संकेत स्थायी रूप से प्रकाशित रहते हैं। जब आपात स्थिति लागू हो तब ये सक्रिय हो जाने चाहिए। 4. संचार अवरोध। सहायक प्रौद्योगिकियां अनेक तरीकों में से एक है जो संचार में मौजूद बाधाओं को दूर करती है। सहायक प्रौद्योगिकी के उपयोग से संचार की स्थिति में सुधार आता है, क्योंकि श्रवण स्पर्श संबंधी दृश्य संकेत विस्तारित होकर व्यक्ति तक पहुंचते हैं। ये समझने के लिए कि क्यों श्रवण ह्रास युक्त व्यक्ति शोरगुल वाले या उथल पुथल वाले सुनने के माहौल में कठिनाई की अनुभव करते हैं, ये समझना आवश्यक है कि ध्वनि संबंधी चरवाणी को अनुभव करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं। 5. गतिशील डिस्प्ले तथा फ्लैश करने वाले सूचना संकेत। रेलगाड़ियों व बसों में रुकने को व्यक्त करने के लिए इनका उपयोग करने चाहिए। इससे श्रवण बाधित लोगों को सार्वजनिक वाहनों में स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने में सुविधा होती है। सभी सुविधाओं की संकेत व्यवस्था में, जैसे बाजार में, मनोरंजन स्थलों में, इस प्रकार के सुधार आवश्यक हैं। 6. आग लगने व अन्य आपातकालीन खतरों के अलार्म तथा अन्य महत्वपूर्ण परिवेश संबंधी ध्वनियां। परंपरागत ध्वनि संबंधी संकेत के स्थान पर दृश्य व स्पर्श संबंधी आगाह करने वाली व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि दृश्य संबंधी चेतावनी तंत्र खिड़की के पास न हो, अन्यथा सूर्य की रोशनी इस संकेत को निरर्थक बना देगी। पृष्ठ 43, कंपन करने वाले पेजर का उपयोग या प्रकाश उत्पन्न करने वाली चेतावनी का उपयोग होना चाहिए। विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों व वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपयोग होने वाले शयन कक्षों में फ्लैशिंग लाइटों का प्रावधान होना चाहिए ताकि आपात स्थिति में वे सक्रिय हो सके। अलार्म घड़ी से सक्रिय होने वाले कंपन करने वाले तकियों या ऐसे ही अलार्म तंत्र से श्रवण बाधित व्यक्ति को जगाना आसान हो जाता है। 7. अच्छा प्रकाश तथा चमक से बचाव। ये श्रवण अक्षम व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो व्यक्ति के चेहरों के भाव को पढ़ते हैं। अनेक लोग होठों को पढ़ते हैं। 8. श्रवण सहायक उपकरण। जहां भी संभव हो, यथा कक्षाओं में, बैठक कक्षों, अदालतों, थिएटरों, प्रशिक्षण केंद्रों, बुकिंग कार्यालयों तथा नकद भुगतान केंद्रों आदि में इंडक्शन लूप तंत्र स्थापित होना चाहिए। 9. पृष्ठभूमि शोर। आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के पृष्ठभूमि शोर का बचाव करना महत्वपूर्ण है। 10. रिवर्बेरेशन। बंद कक्षों में जब ध्वनि कठोर सतहों से टकराती है तो गूंज उठती है। गूंज की अवधि वो समय है जो ध्वनि को विशिष्ट आवृत्ति पर संकेत शून्य होने के बाद भी 60 dB तक ध्वनि के घटने में लगता है। गूंज वाणी की समझ में आने के गुणवाणी को विकृत करती है, क्योंकि ये प्रसारित हो रही मूल वाणी को विकृत कर देती है। जो गूंज की अवधि बढ़ती है, वाणी के बारे में समझ घटती है। सामान्य सुनने वालों में वाणी को समझने की शक्ति ज्यादा होती है। वे गूंज वाले वातावरण में पूर्वानुमान के आधार पर समझ लेते हैं। पृष्ठ 44, कमरे में शोर व गूंज एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं।
इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव इनके अलग अलग प्रभावों के सम्मिलित योग से अधिक प्रभावी होता है। 11. ध्वनि तंत्र। सभी भवनों के अंदर अच्छी ध्वनि व्यवस्था उत्पन्न करने पर जोर दिया जाना चाहिए। गूंज को न्यूनतम करने के लिए ध्वनि अवशोषित करने वाली सतहों का उपयोग करना चाहिए। इससे श्रवण बाधित व्यक्ति की शेष श्रवण क्षमता गंभीर रूप से बाधित हो जाती है। उन क्षेत्रों में जहां पर पक्की छत होती है, जैसे व्याख्यान कक्ष, व्याख्याता की स्थिति खिड़की के सामने अर्थात प्रकाश स्रोत के सामने नहीं होनी चाहिए। इससे चेहरे पर चमक आ जाएगी तथा ओठों को पढ़ने में कठिनाई होगी। 12. दूरी। बोलने वाले व सुनने वाले के बीच की दूरी वाणी की समझ को प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष ध्वनि की शक्ति दूरी के साथ घटती है, क्योंकि ध्वनि ऊर्जा जब स्रोत से निकलती है तो बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। ध्वनि का ग्रहण एक दूरी के बाद तेजी से गिरता जाता है। ये कांतिक दूरी उस बिंदु तक की दूरी होती है जहां पर प्रत्यक्ष ध्वनि तथा गूंज ध्वनि ऊर्जा बराबर होती है। ज्यादातर कक्षों में वक्ता से 6 से 12 फीट तक की दूरी क्रांतिक दूरी मानी जाती है। कक्ष में ध्वनि तंत्र संबंधी परिवर्तन से वहां का स्थानीय शोर कम हो जाता है तथा गूंज का समय कम हो जाता है। दुर्भाग्यवश कीमत व अन्य कारणों से ध्वनि संबंधी मार्ग निर्देशों का कम ही पालन हो पाता है। ये व्यक्तिगत श्रवण सहायक उपकरण ध्वनि क्षेत्र विस्तारण विद्युत चुंबकीय इंडक्शन लूप तंत्र की सहायता से हो पाता है। संचार रणनीतियों का उपयोग कक्षों में संचार व्यवस्था सुधारने, जैसे वक्ता श्रोता के बीच की दूरी कम करने, स्पष्ट वाणी उत्पन्न करने, दृष्टि द्वारा संचार को इष्टतम बनाने तथा श्रवण संबंधी रणनीति को सुधारना के जरिए हो पाता है। 13. श्रवण संबंधी अलर्ट यानी सावधान। ज्यादातर ध्वनियां जो श्रवण संबंधी सुराग उत्पन्न करती हैं, बदल जाती हैं तथा उसके स्थान पर विकल्पों का उपयोग होता है। पृष्ठ 45. कंप्यूटर अलर्ट। स्क्रीन या कर्सर के चमकने का उपयोग श्रवण संबंधी सुराग के स्थान पर होना चाहिए। ऐसा त्रुटियों की उत्पत्ति पर किया जा सकता है, ईमेल आने पर या उपकरण खराब होने पर किया जा सकता है। बजर के स्थान पर टेलीफोन की घंटी, अलार्म घड़ी, उपकरण के त्रुटिपूर्ण तरीके से कार्य करने पर दृश्य या कंपन युक्त संकेत का उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ध्वनि के स्रोत को प्रकाश स्रोत के साथ जोड़ सकते हैं ताकि दृश्य संकेत मिल जाए। इसके लिए अलग से देखरेख करने वाले या संकेत उपकरण का उपयोग होना चाहिए या कंपन करने वाला संकेत प्रदान करना चाहिए। कंपन संकेत का लाभ ये है कि यह बधिर व्यक्तियों, ऊंचा सुनने वालों को सतर्क कर देता है, पर इससे दूसरे को न्यूनतम परेशानी होती है। विशेष रूप से प्रशिक्षित सुनने वाले कुत्ते। यदि श्रवण बाधित व्यक्ति के पास सुनने वाला कुत्ता है तो वो टेलीफोन की घंटी बजने पर किसी और व्यक्ति के प्रवेश करने पर सूचना दे देता है। किसी मशीन के असामान्य रूप से काम करने पर भी कुत्ता सूचना दे देता है, पर सुनने वाले कुत्ते को कार्य वातावरण में अनावश्यक गतिविधि की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 14. अन्य उपयोगी बातें। अतिरिक्त शोर से निपटना। ध्वनि अवशोषित करने वाले उत्पाद जैसे कालीनों, छत पर उपयोग होने वाले वैफलों का उपयोग, दीवालों पर उपयोग होने वाले पैनलों या क्यूबिकल का उपयोग करना। व्यक्तिगत स्टीरियो का उपयोग साझे के स्थान पर नहीं होने देना। अतिरिक्त ध्वनियों जैसे कॉपी मशीनों, फैक्स, प्रिंटरों, कूलर व एग्जॉस्ट फैन की आवाजों से कार्यस्थल को मुक्त रखना। 15. सुनने से बचाव। इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग प्रोटेक्शन पहनने से कुछ लोगों का बचाव हो जाता है। इस प्रकार मानव ध्वनि तो कान तक जा सकती है, पर अवांछित शोर से बचाव हो जाता है। कुछ ध्वनियां एडजस्ट किए जाने वाले वॉल्यूम कंट्रोल के प्रयोग से विस्तारित हो जाती हैं। पृष्ठ 46. 16. टूल व टिप्स। एक से एक के बीच संवाद। व्यक्तिगत। बधिर या ऊंचा सुनने वाले से अपनी बात उस स्थिति में कहना जबकि आप दोनों एक ही स्थिति में हो। इसके अनेक उपाय हैं। आप निम्न का उपयोग कर सकते हैं: हाथ से लिखी पर्ची, ईमेल संदेश, कंप्यूटर टर्मिनल जिसमें उसी कंप्यूटर पर बारी बारी से टाइप किया जाए, सहायक श्रवण उपकरण। इन उपकरणों को संक्षेप में ALDS कहा जाता है। ये FM फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं या इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं या इंडक्शन लूप प्रौद्योगिकी अपनाते हैं।
स्पीकर माइक्रोफोन या ट्रांसमीटर का उपयोग करते हैं तथा सुनने वाले श्रवण सहायक स्विच का उपयोग करते हैं या साथी का रिसीवर पहन लेते हैं। अनुवादक एक संचार बोर्ड जो 2 टेली टाइपराइटरों से जुड़ा होता है पर उसमें टेलीफोन नहीं होता है। संकेतों की भाषा कुछ लोग अपने साथी के साथ बात करने के लिए मौलिक संकेतों की भाषा का चयन करते हैं। फोन पर संचार करने के लिए ऐसे टेलीफोनों का प्रयोग करते हैं जिसमें टेलीफोन की घंटी तेज की जाती है, लाइट फ्लैशर लगाए जाते हैं, वाणी विस्तारक लगाए जाते हैं, टेलीफोन हेडफोन लगाए जाते हैं, टेलीफोन या टेलीविजन एडेप्टर तथा टेली टाइपराइटर या टीवीवाई का उपयोग करते हैं। सामान्य सावधान करने वाले उपकरण वे चीजें जो सेंसरों के साथ जोड़ दी जाती हैं। इनमें दरवाजे की घंटी, टाइमर, टेलीफोन, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, अलार्म क्लॉक, फोन से संचार के दौरान ध्वनि मॉनिटर, व्यक्तिगत पेजर तथा अन्य बहुत से उपकरण। पृष्ठ 47 टेलीफोन संचार के लिए योग्यता हेतु 5 सामान्य उपाय हैं और ये श्रवण ह्रास की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। विस्तारण प्रौद्योगिकी यदि ध्वनि विस्तारण से व्यक्ति को लाभ होता है तो विविध प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं। विस्तारण हैंडसेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हेडसेट, इन लाइन उपकरण, पोर्टेबल एडिशंस, पूरा फोन तंत्र भी है। टी कॉइल प्रौद्योगिकी कुछ व्यक्ति जो टी कॉइल युक्त श्रवण सहायक उपकरण पहनते हैं वे टी कॉइल का उपयोग कर लेते हैं तथा इससे श्रवण सहायक उपकरण से टेलीफोन से जोड़ा जाता है। स्पष्टीकरण कुछ लोगों के लिए तेज आवाज आवश्यक नहीं होती है वरन स्पष्ट आवाज आवश्यक होती है। आने वाली आवाज की आवृत्ति एडजस्ट करके स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है। पूर्ण टेलीफोन तंत्रों की संख्या तथा इनलाइन उपकरण उपभोक्ता की वाणी की आवृत्ति एडजस्ट करने का अवसर देते हैं। टेक्स्ट टेलीफोन उपकरण टेलीटाइपराइटर या टीटीवाई का उपयोग तब होता है जब विस्तारण की जाने वाली वाणी पर्याप्त नहीं होती है। टीटीवाई में कीबोर्ड तथा विद्युत डिस्प्ले शामिल होता है। ये टाइप किए हुए संदेश को इलेक्ट्रॉनिक टोन में परिवर्तित कर देता है। इनको मानक टेलीफोन लाइनों पर भेजा जा सकता है। ये फैक्स मशीन की भांति कार्य करती है। इससे संचार प्रक्रिया उस व्यक्ति के साथ सीधे हो जाती है जिसके पास वैसा ही उपकरण होता है या टेलीकम्युनिकेशन रिले तंत्र का उपयोग संचार माध्यम के रूप में हो सकता है। कुछ मॉडेम युक्त कंप्यूटरों का उपयोग अत्याधुनिक टीटीवाई इकाइयों के साथ हो सकता है। साथ ही कुछ बधिर व ऊंचा सुनने वाले लोग सेलुलर फोन का भी उपयोग कर लेते हैं यदि वे कान के पीछे श्रवण सहायक उपकरण के साथ ईयरपीस या रिसीवर लगा लें। कुछ बेतार फोन इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं कि उनका ईयरपीस कान के पीछे नहीं पहुंच पाता है जब उनका माउथपीस मुंह के नजदीक रहता है। पृष्ठ 48 वाणी बाधिता युक्त व्यक्तियों के लिए उपरोक्त बहुत सी सुझाई गई व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए भी अनुकूल होती हैं जो वाणी बाधिता से पीड़ित होते हैं। एक मौलिक नियम ध्यान में रखना चाहिए कि यदि समूह में मौखिक बातचीत से बाधिता बढ़ती है तो अनावश्यक समूह व्यवस्था से बचना चाहिए। भटकने वाले व अत्यधिक बातचीत वाली व्यवस्था को भी न्यूनतम रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक उपयोगी सहायक टूल हैं जैसे बोलने वाली मशीनें जिनसे वाणी संबंधी कठिनाइयों से निपटा जा सकता है। वाणी विस्तारण उपकरण उन लोगों की सहायता कर सकता है जो बहुत धीमा बोल पाते हैं। वाणी संश्लेषण उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है जिससे संवाद बढ़ता है। विलंबित श्रवण फीडबैक उपकरण वो है जो सूचनाओं के आने की गति को धीमा बना देता है। इससे इसे प्रोसेस किया जा सकता है। इससे हकलाने वालों को लाभ होता है। औपचारिक स्थितियों में संवाद करना बैठकों या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से पूर्व ही विषय वस्तु या लिखित सामग्री उपलब्ध करा दी जानी चाहिए ताकि तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। हर बैठक के पश्चात बैठक का ब्यौरा लिखित रूप में वितरित किया जाना चाहिए। समूह में संवाद की स्थिति में परिवेश संबंधी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। साथ में पृष्ठभूमि संबंधित शोर से भी सावधान रहना चाहिए। प्रकाश, बैठने की व्यवस्था तथा स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। सभी प्रयोग में आ रहे वीडियो पर लिखित सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। शोर संबंधी ध्यान उन कक्षों में बैठक करना चाहिए जिनमें कालीन बिछा हो तथा जो ऑफिस की मशीनों से मुक्त हो और भारी यातायात के शोरगुल से दूर हो। व्यक्ति व वाहन दोनों बहुत शोर उत्पन्न करते हैं। दृष्टि रेखा
वर्गाकार या आयताकार टेबलों के स्थान पर गोल टेबलों का उपयोग करना चाहिए ताकि ओठों को पढ़ने वालों को स्पष्ट दृष्टि रेखा उपलब्ध हो सके। पृष्ठ 49। दूरी संबंधी विषय। बधिर व ऊंचा सुनने वालों को वहां बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां पर वे सुविधा का अनुभव कर सके। ये उनकी आवश्यकताओं तथा वक्ता या अनुवादक की स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। वीडियो। सभी प्रयुक्त वीडियो कैप्शन युक्त होने चाहिए। ये खुले कैप्शन होने चाहिए जो सीधे स्क्रीन पर आ जाएं तथा उन्हें दिखलाने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप अनुवादक या अनुवाद उपकरण के माध्यम से अनुवाद संबंधी सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसमें निम्न शामिल हैं: सहायक सुनने के उपकरण ALD। अनेक प्रकार के ALD उपलब्ध हैं जिनमें से कुछ FM रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं और कुछ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसियों पर। कुछ इंडक्टिव लूप प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। सभी तंत्रों में प्रस्तुतिकर्ता एक माइक्रोफोन या ट्रांसमीटर के माध्यम से बोलता है। सुनने वाला या तो अपने श्रवण सहायक उपकरण में T स्विच का उपयोग करता है या एक रिसीवर पहन लेता है जो चुने गए सहायक श्रवण उपकरण के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बाजार में बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं जो श्रवण बाधित व्यक्तियों की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। ये है अलार्म क्लॉक, फ्लैशिंग अलार्म क्लॉक, कंपन करने वाली अलार्म क्लॉक। संकेत भाषा अनुवादक। प्रशिक्षक भाषा अनुवादक वो है जो दोनों कार्य कर सके, अर्थात संकेतों की भाषा आम व्यक्ति को समझा दे और बोली जा रही भाषा को संकेतों के माध्यम से श्रवण अक्षम व्यक्ति को बतला दे। ये संवाद शुद्ध, प्रभावी व निरपेक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। पृष्ठ 50। इसके अतिरिक्त योग्यता प्राप्त अनुवादक संवाद के दौरान विशिष्ट शब्दावलियों से परिचित होना चाहिए। श्रेष्ठ परिणामों के लिए ये आवश्यक है कि अनुवादक को गहरे रंग की एक रंगी पृष्ठभूमि में होना चाहिए तथा उस पर पर्याप्त प्रकाश पड़ते रहना चाहिए। कंप्यूटर की सहायता से नोट लेना। कैन। इसमें पर्सनल कंप्यूटर, साथ में प्रोजेक्टर भी का उपयोग होता है। सामूहिक गतिविधि में एक क्लर्क स्तर का सहायक व्यक्ति बैठता है। वह चलने वाले संवाद का सारांश टाइप करता है। बधिर या ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति या तो कंप्यूटर के मॉनिटर को देख सकता है या दीवार पर प्रोजेक्ट की जाने वाली लिखित सामग्री को देखता है। इस व्यवस्था की कमी यह है कि सूचना शब्द दर शब्द नहीं मिल पाती है। पृष्ठ 51। अध्याय 2 विकलांगता सिमुलेशन अभ्यास आयोजित करने के लिए मार्ग निर्देश। सिमुलेशन अभ्यास क्या है? ये एक अभ्यास है जो प्रतिभागियों को एक समझ देने के लिए प्रयोग हो सकता है कि वरिष्ठ नागरिक व विकलांग व्यक्ति के अनुभव किस प्रकार हो सकते हैं। ये तब सबसे अधिक प्रभावी होगा जब इसे पूरी रात के लिए चलाया जाए। इससे रोजाना की गतिविधियां जैसे शौचालय जाना, चलना, खाना, कपड़े पहनना आदि के अनुभव किए जा सकते हैं। सिमुलेशन अभ्यास कब प्रयोग किए जाएं? नंबर 1, कार्यशाला की स्थिति में इसका सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है। इसे छोटे समूहों जैसे 5 या 6 लोगों के समूहों में भी प्रयोग किया जा सकता है और बड़े समूहों यानी 30 तक में भी बड़े समूहों के छोटे उप समूह बनाए जा सकते हैं। नंबर 2, पैराप्लेजिया, स्ट्रोक यानी आघात, आर्थराइटिस, अंग काटना, पैर टूट जाना, मोतियाबिंद, टनेल दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण ह्रास, हृदय या छाती की स्थितियां, ये सभी सिमुलेट की जा सकती हैं। नंबर 3, 10 प्रतिभागियों के समूह के सिमुलेशन अभ्यास के लिए आवश्यक उपकरण व सामग्री। इसके अंतर्गत नंबर 1, एक सेल्फ प्रोपेल्ड यानी अपने आप चलने वाली व्हीलचेयर। नंबर 2, एडजस्ट की जा सकने वाली बैसाखियों के 2 जोड़े। नंबर 3, एडजस्ट किया जा सकने वाला एक वॉकिंग फ्रेम। नंबर 4, एडजस्ट किया जा सकने वाला एक ट्राइपॉड यानी 3 सिरे वाला वॉकर। पृष्ठ 52।
नंबर 5, एक कैमरा जैकेट जिसमें कई पॉकेट हों। नंबर 6, धूप के चश्मे जिसमें शीशे पर टिश्यू पेपर चिपका दिया जाए। नंबर 7, धूप के चश्मे जो टनेल दृष्टि के अनुकूल हों। नंबर 8, औद्योगिक क्षेत्र में बचाव के लिए प्रयोग होने वाले ईयर मफ। नंबर 9, चिन यानी थोड़ी का बचाव करने के लिए गार्ड के 2 सेट। नंबर 10, एल्बो का बचाव करने वाले गार्ड का 1 सेट। नंबर 11, रिस्ट यानी कलाई भार का 1 सेट 1 किलोग्राम का। नंबर 12, रिस्ट भार का 1 सेट 2 किलोग्राम का। नंबर 13, एंकल भार का 1 सेट 1.5 किलोग्राम का। नंबर 14, एंकल भार का 1 सेट 2.5 किलोग्राम का। नंबर 15, 2 क्रेप बैंडेज। नंबर 16, कॉटन वूल। नंबर 17, पतले सर्जिकल दस्ताने का 1 सेट। नंबर 18, सेफ्टी पिन। नंबर 19, टल्कम पाउडर। विकलांगता के बारे में संक्षिप्त जानकारियां देना। ये महत्वपूर्ण है कि हर प्रकार की विकलांगता, उसके कारण, प्रभाव व सीमाओं की जानकारी दी जाए। इससे समझ विकसित करने में तथा भूमिका निभाने की स्थिति में व भागीदारी निभाने में सहायता मिलेगी। यदि दृष्टिहीनता का सिमुलेशन किया जाए तो किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को रास्ता कैसे दिखाया जाए, ये कार्य उस व्यक्ति को करना चाहिए जो ये जानता है कि इस कार्य को करने की सही विधि क्या है। सिमुलेशन अभ्यास का उद्देश्य है प्रतिभागियों को ये समझने में सहायता की जाए कि शारीरिक व इंद्रिय संबंधी कार्यप्रणाली में अंतर कितना व किस प्रकार का है। साथ ही ये जानना भी आवश्यक है कि वर्तमान भौतिक परिवेश कैसा है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि सिमुलेशन अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागियों की क्षमताओं की सीमाओं की जांच नहीं है। पृष्ठ 13, उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन। वॉकिंग अर्थात चलने में सहायक उपकरण की सही ऊंचाई कैसे मापी जाए, कैसे उसे एडजस्ट किया जाए, सीढ़ियों का सुरक्षित उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाए, किस प्रकार ऊबड़ खाबड़ में प्रयोग किया जाए, इस संबंध में प्रदर्शन किया जाता है। यदि इस अभ्यास में फिजियोथेरेपिस्ट भी चले तो अधिक उपयोगी होगा। चिकित्सा स्थितियाँ। ऐसी अनेक चिकित्सा स्थितियां हैं जिनके गंभीर होने पर विकलांगता की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। पूरे समूह को इसकी सलाह भी दी जानी चाहिए। समूह में पूछकर पता लगाना चाहिए कि किसी को हृदय रोग, छाती का रोग, आर्थराइटिस आदि तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उन्हें विकलांगता की भूमिका निभाने को नहीं कहा जाना चाहिए। ये उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को किस प्रकार सिमुलेट किया जाए। ऐसी अनेक शारीरिक व इंद्रिय संबंधी बाध्यताएं हैं जिन्हें इस अभ्यास के दौरान सिमुलेट किया जा सकता है तथा इसके लिए उपरोक्त सूची के अनुसार उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। पृष्ठ 54, क, पैराप्लेजिया। व्हीलचेयर का उपयोग करें। देखिए व्यक्ति सही प्रकार से व्हीलचेयर का उपयोग कर सकता है। क्या वो तीखे मोड़ों व सीढ़ियों पर चलने की प्रक्रिया जानता है अथवा नहीं? क्या वो प्रयोग के दौरान सहज रहता है या नहीं? क्या वो चलने के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों का सही तौर पर प्रयोग कर पाता है या नहीं? सीढ़ियां चढ़ने की प्रक्रिया से परिचित है या नहीं? क्या वो इसमें सहजता का अनुभव करता है? यदि किसी को हृदय रोग या छाती का रोग हो या आर्थराइटिस हो तो उसे पैराप्लेजिया का अभ्यास नहीं कराना चाहिए। ख, हृदय रोग या छाती का रोग। कैमरा जैकेट का उपयोग करें। इसकी विभिन्न जेबों में जैकेट के चारों ओर भार रख दें। व्यक्ति के आकार के आधार पर कुल भार का आकलन करें। छोटे कद की महिला के मामले में 5 किलो तथा बड़े कद के पुरुष के मामले में 8 किलो। यदि किसी को हृदय का रोग है या छाती का रोग है या आर्थराइटिस रीढ़ की हड्डी में है तो उसे इस प्रकार सिमुलेशन अभ्यास में भाग नहीं लेना चाहिए। ग, मोतियाबिंद। धूप के चश्मे का उपयोग करें। इसके लेंसों पर साबुन का मोटा गाढ़ा झाग लगा दें। विकल्प के रूप में लेंस को अर्ध पारदर्शी टिश्यू पेपर या प्लास्टिक से ढक देना चाहिए। ये अवश्य देखना चाहिए कि लेंस सुविधाजनक हो। घ, टनेल दृष्टि। उस धूप के चश्मे का उपयोग करें जिसमें कोन के आकार के गत्ते की ट्यूब लेंस लगी हो
तथा किनारे बंद हों। अंडे के बक्से के 2 सेक्शनों का भी उपयोग किया जा सकता है। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोन के केंद्र एक रेखा में हो। विकल्प के रूप में चश्मे को पिन होल छोड़कर शेष ढंग दिया जाए तो टनेल दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। पृष्ठ 55। ये देखा जाना चाहिए कि लेंस सुविधाजनक है तथा व्यक्ति अपना सिर इधर से उधर ले जाने की आवश्यकता से परिचित होगा। इससे वो अपनी संकरी दृष्टि को पूरा कर सकेगा। दृष्टिहीनता। आंख के मास्क या सिर पर बांधे जाने वाले क्रप बैंडेज का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता पूरी तरह बाधित हो जाए। सोने के लिए मास्क या वे धूप के चश्मे जिनके किनारे बंद हों तथा लेंस ढके हुए हों प्रयोग किए जा सकते हैं। ये अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये स्थिति सुविधाजनक हो। बधिरता। औद्योगिक क्षेत्र में कान के बचाव हेतु प्रयोग होने वाले ईयर मफ का प्रयोग करें। इसमें अंदर कॉटन वुल कस के भरा होता है। हर प्रतिभागी के लिए पर्याप्त कॉटन वुल होना चाहिए। इससे ये लाभ होगा कि यदि किसी को कान में या त्वचा में संक्रमण होगा तो वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। कान के प्रोटेक्टरों के स्थान पर कॉटन वूल के बैंड्स कान के ऊपर लगाए जा सकते हैं। इन्हें क्रिप बैंडेज की सहायता से बांध देना चाहिए ताकि अपने स्थान से हटे नहीं, पर इससे ध्वनि का प्रवेश उस प्रकार से नहीं रुकेगा जिस प्रकार कान के प्रोटेक्टरों से रुकेगा। पृष्ठ 56। सिमुलेशन अभ्यास किस प्रकार आयोजित किया जाए? का पूर्व तैयारी। विभिन्न आवश्यक उपकरणों के अभ्यास हेतु जुटाएं। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये पूरे समूह के लिए पर्याप्त हो। स्थान तथा गतिविधि के बारे में हर समूह को बताया जाना चाहिए। एक क्रम में 4-5 स्थानों पर जाना चाहिए। उदाहरण ये हो सकता है सार्वजनिक टॉयलेट, शयन कक्ष जिसके साथ बाथरूम हो, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस जहां से टिकट खरीदे व लगाकर भेजे जा सके, भवन में एक तल से दूसरे तल तक जाने के लिए एक लिफ्ट, एक दुकान जिसमें कुछ सामानों की बिक्री हो, एक किचन जिसमें समूह के लिए शाम की चाय बन सके आदि। हर समूह रोजाना अनेक अवरोधों का सामना करता है। यदि कार्यशाला आवासीय हो तो एक साथ भोजन करना अच्छा विचार हो सकता है। हर समूह का क्रम अलग हो सकता है ताकि वे एक ही समय में एक ही स्थान पर ही जाने का प्रयास न करें। अभ्यास की अवधि पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए, यथा आधा दिन या 24 घंटे। हर समूह के लिए अलग व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए तथा गतिविधियों की एक सूची होनी चाहिए जो हर स्थल पर की जानी है। पृष्ठ 57। सिमुलेशन अभ्यास। नंबर 1, संक्षेप में बताएं कि अभ्यास के दौरान क्या होना चाहिए तथा उसकी अवधि क्या हो। नंबर 2, प्रत्येक विकलांगता के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। नंबर 3, प्रतिभागियों की जांच करें कि इनमें कोई विपरीत चिकित्सीय स्थिति तो नहीं है। नंबर 4, ये दिखाया जाए कि चलने वाले उपकरणों को किस प्रकार मापा जाए और सही ऊंचाई के साथ उन्हें किस प्रकार एडजस्ट किया जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इसे समझ लिया जाए। नंबर 5, विभिन्न उपकरणों के सही उपयोग का प्रदर्शन किया जाए, साथ ही वापस प्रदर्शन किया जाए। नंबर 6, दृष्टिहीन व्यक्ति को निर्देशित करने का सही तरीका दर्शाया जाए। नंबर 7, हर स्थिति में क्या करना है इसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। बड़े समूह को छोटे समूहों में विभाजित करें तथा विकलांगता को उनमें बांटें। ये सुनिश्चित करें कि किसी प्रतिभागी को ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए कि जो निर्धारित विकलांगता का दायित्व देने से बढ़ जाए। यदि ऐसा हो तो विकलांगता के दायित्व को दोबारा बंटवारा करें जो व्यक्तियों के लिए सुरक्षित हो। हर समूह के सदस्य को अलग अलग विकलांगता का दायित्व दिया जाना चाहिए। समूह के सदस्यों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे सिमुलेशन अभ्यास की अवधि के अनुसार निर्धारित समय के पश्चात विकलांगताओं को परिवर्तित करें। ये जांच की जानी चाहिए कि हर व्यक्ति सहज अनुभव कर रहा है तथा जानता है कि किस प्रकार के उपकरण का सही उपयोग किया जाए। समूह को सूचना दी जानी चाहिए कि किस समय इसे दोबारा मिलना है। यदि अभ्यास पूरी रात होना है तो हर प्रतिभागी को अलग अलग विकलांगता की भूमिका देनी चाहिए जब जब भी वे दोबारा मिलें। महत्वपूर्ण टिप। नंबर 1, सिमुलेशन अभ्यास के लिए किसी को बाधित न करें।
नंबर 2, हर व्यक्ति को समझाया जाना चाहिए कि ये एक आनंददायक अभ्यास है जो एक नियंत्रित परिवेश में हो रहा है। पृष्ठ 58 नंबर 3, ये अभ्यास विकलांग व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों की विकलांगताओं या कमजोरियों पर प्रकाश डालने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों की उस जानकारी को बढ़ाना है जिससे उन्हें ये पता चल सके कि विभिन्न अवरोधों के कारण उन्हें किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ये अवरोध निर्मित परिवेश में होते हैं तथा मनोवृत्ति व वास्तुकला दोनों के कारण होते हैं। ग, सिमुलेशन अभ्यास के मार्ग या व्यवस्थाएं। समूहों की अनुमानित संख्या के अनुसार जाए जाने वाले स्थानों की संख्या का निर्धारण किया जाना चाहिए। तदनुसार सिमुलेशन अभ्यास के लिए स्थानों की संख्या का चयन किया जाना चाहिए। प्रशासन को सूचना दे देनी चाहिए तथा अभ्यास हेतु सहयोग व सहमति ले लेनी चाहिए। हर समूह के लिए क्रम अलग होना चाहिए ताकि एक ही स्थान पर एक ही तरफ समूहों की भीड़ न इकट्ठी हो जाए। उदाहरण के लिए इमारत के किनारे किनारे प्रवेश करते या निकलते समय इमारत में प्रवेश के मार्ग पर या निकलने के मार्ग पर पंजीकरण या सूचना देने के लिए काउंटर पर, सीढ़ी पर टॉयलेट, कॉरिडोर, लिफ्ट, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, पीने के पानी के नल पर। पृष्ठ 59 घ, अभ्यास के अंत में ये महत्वपूर्ण है कि पूरा समूह एक साथ आ जाए व अब तक धारण की हुई विकलांगताओं की भूमिका छोड़ दे तथा अपनी भावनाओं व मनोवृत्तियों पर चर्चा करे। साथ ही उन लोगों से भी चर्चा करे जिनसे अभ्यास के दौरान उनकी भेंट हुई थी। उन्हें अवरोधों को हटाने हेतु चर्चा करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए जिनका अभी तक उन्होंने सामना किया था। इस संबंध में नमूना प्रश्न पृष्ठ संख्या 62 पर दिए गए हैं। अभ्यास के अंत में चर्चा हेतु प्रश्न का, विभिन्न विकलांगताओं युक्त व्यक्तियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लग रहा है? ख, किस प्रकार श्रवण व दृश्य संपर्क के विभिन्न स्तर पर आपकी परिवेश को समझने की क्षमता को प्रभावित करेंगे और साथ ही इसमें चलने फिरने की क्षमता प्रभावित करेंगे। ग, सिमुलेशन अभ्यास में किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक व शारीरिक अवरोधों का आपको अनुभव करना पड़ा? अभ्यास के दौरान अनुभव किए गए अवरोधों को दूर करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? पृष्ठ 60 नमूना प्रश्नावलियां। अवरोध क्या है? सभी प्रतिभागियों द्वारा पूरा किए जाने हैं ये प्रश्न। प्रश्न 1, मनोवृत्तियों संबंधी अवरोधों से आपका क्या तात्पर्य है? प्रश्न 2, शारीरिक या भौतिक अवरोधों से आपका क्या तात्पर्य है? प्रश्न 3, आपकी स्थिति, आपकी कार्य संबंधी दायित्व का क्षेत्र, आपके विभाग का नाम। नीचे हस्ताक्षर तथा दिनांक।